किसी भी समय तुम पर आक्रमण कर सकते हैं। कि ऐसी परिस्थिति में कौमुदी महोत्सव मनाना उचित रहता। कि ऐसी परिस्थिति में वो तुम्हें असावधान पाकर समय का पूरा पूरा लाभ नहीं उठाते। आचार्य, आपने कौमुदी महोत्सव की मनाही कर ठीक ही किया, परंतु मैं फिर भी ये जानना चाहता हूं कि जब आपको इतने बड़े राजद्रोह का ज्ञान था तब आपने इसके प्रतिकार के लिए कोई उपाय क्यों नहीं किया? प्रतिकार दो ही तरह से संभव है, अनुग्रह से या निग्रह से। इन पुरुषों पर अनुग्रह इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसका अर्थ बैठता है सारा काम काज उन पर थोप दिया जाए। निग्रह का पक्ष इसलिए त्याग कर देना पड़ा क्योंकि ये सारे उच्च स्तरीय राज सेवक हैं और एक समय पर इन सारे राज सेवकों को दंड देने का मतलब बैठता कि हम नंद भक्तों को अपने खिलाफ भड़का दें। एक प्रश्न और पूछ लो। महाराज, पर्वतेश्वर का पुत्र मलय केतु शत्रु सेना का स्वामी है, आपने उसे निकल भागने क्यों दिया? तुम शायद भूल गए, महाराज पर्वतेश्वर ने एक शर्त पर तुम्हारी सहायता की थी कि विजय उपरांत तुम आधा राज्य उन्हें दे दो। मैंने इस कन्या को भेजकर पर्वतेश्वर की हत्या कर सारा इंसान उस राक्षस पर तुम आधा राज्य उन्हें दे दो। वो आज भविष्य में सदा के लिए तुम्हारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। यदि आधा राज्य उन्हें देना तो हत्या क्यों हुई? सैन्य बल से नहीं, बुद्धि बल से। क्या हम सैन्य बल से उसको बंदी नहीं बना सकते थे? नहीं, वो प्राण देना जानता है, वो सैन्य संचालन करना जानता है, वो युद्ध लड़ना भी जानता है, वो प्राण देना भी जानता है। और फिर ऐसे महापुरुष को खोकर मुझे बड़ा दुख होता चंद्रगुप्त। बड़े आश्चर्य की बात है, आचार्य चाणक्य मेरे उस शत्रु की प्रशंसा करते नहीं सकते जो हमारी छाती पर बैठा है, जिसके कारण हमारी समस्त विजय योजनाओं में विघ्न पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी समस्त योजनाएं विफल सिद्ध हो रही हैं। आश्चर्य है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम मुझसे ज्यादा उसे महत्व देने लगे। क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें, लेकिन मुझे लगता है कि आप राक्षस को कभी भी पराजित नहीं कर सकते, लेकिन राक्षस की सहायता से मलय केतु एक दिन पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अधिकार अवश्य कर लेगा। चंद्रगुप्त, सावधान, मत भूलो उस क्रोधाग्नि को जिसमें नंदों की मांस मज्जा धूप चल रही है। मत भूलो आकाश में चक्कर काटते उन वृद्धों की धूम राशि को, उन डरावनी लपटों को। मत भूलो वो अग्नि अभी तक बुझी नहीं, नंदों के जलते शरीर की तन अब भी दसों दिशाओं में व्याप्त है। गुरुदेव, क्षमा करें गुरुदेव। तुमने मेरा अपमान किया है, मैं थोड़ी देर और रुका तो मेरी बंदी शिखा खुल जाएगी और उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। आचार्य, आचार्य, ले लो इस अमात्य पद को, मुझे इसका कोई लोभ नहीं।
गुरुदेव, पर सावधान। गुरुदेव, गुरुदेव, ये क्या? ये क्या? आचार्य चाणक्य अमात्य पद छोड़कर चले गए। आज चंद्रगुप्त अकेला रह गया। मैंने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य के बिना चंद्र क्या करेगा? नहीं, आचार्य को वापस आना ही होगा। मैं उनसे क्षमा याचना करूंगा। मैं उनसे क्षमा याचना करूंगा। उन्हें अपने इस नादान शिष्य को अवश्य क्षमा करना ही होगा। आचार्य, आचार्य, आचार्य! राजलक्ष्मी विवेकहीन है। उसने नंद को त्याग कर उसके वैरी चंद्रगुप्त से नाता जोड़ लिया है। अमात्य राक्षस राजलक्ष्मी विवेकहीन होने पर भी आपके शौर्य से आतंकित है। यद्यपि उनकी बाहें बलपूर्वक चंद्रगुप्त के गले में पड़ी है, वह ढीली है। उनका मुंह नए सम्राट की ओर फिरा हुआ रहा करता है। ढीली होने के कारण उनकी बाहें बार बार नीचे गिर रही है। और मैं भी पाटलिपुत्र से होकर आ रहा हूँ। तुम्हारा अभिप्राय? चाणक्य और चंद्रगुप्त का मतभेद हो गया है। चाणक्य और चंद्रगुप्त में मतभेद हो गया। हाँ मानते। चाणक्य और चंद्रगुप्त में मतभेद, लेकिन किस लिए? एक कारण हो तो बताऊं। एक कारण है अब चंद्रगुप्त अकेला है। तुम चाणक्य को नहीं जानते विराट को। वो मतभेद में भी कोई रहस्य रखता होगा। अब आप शायद अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ विराट को। पर्वतेश्वर की हत्या से घबराकर राजकुमार मलय केतु पाटलिपुत्र से भाग खड़ा हुआ। फिर पर्वतेश्वर के भाई विरोचन को आधा राज्य देने के लिए भी चाणक्य तैयार हो गया। चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक के अवसर पर राज्य को दो खंड भी करना पड़ा। फिर क्या हुआ? ज्योतिषों की गणना के अनुसार चंद्रगुप्त को आधे रात में नंद के महल में प्रवेश करना था। उस रोज धर्मवर्मा ने बिना किसी के कहे महल को खूब सजाया, स्वर्ण तोरण की स्थापना भी की। अत्यधिक रुचि लेने के कारण चाणक्य को उस पर संदेह हुआ। लेकिन वह उस पर ऊपर ही ऊपर काफी प्रशंसा दिखा रहा था। विरोचक राज्य को धारण कर सकता था। आपकी योजना थी कि राज्याभिषेक के लिए जाते हुए चंद्रगुप्त पर धर्मवर्मा तोरण गिराकर उसका वध कर दे। लेकिन चंद्रगुप्त का भाग्य अच्छा था। तोरण तो गिरा, लेकिन चंद्रगुप्त पर नहीं बल्कि विरोचक पर। परिणाम स्वरूप आधे राज्य का अधिकारी विरोचक वही समाप्त हो गया। फिर दारूवर्मा का क्या हुआ? रंग में भंग डालने के अपराध में भीड़ ने उसको भी मार डाला। अमात्य वेद अभेदन को चंद्रगुप्त के औषधि में विष डालने के लिए नियुक्त किया था। उनका क्या हुआ? वेद अभेदन ने अपने आदेश का पालन किया और उसने औषधि में विष भी मिलाई। निश्चित था कि औषधि का सेवन करते ही चंद्रगुप्त का प्राण होगा। लेकिन दुष्ट चाणक्य ने एक पात्र में रखे औषधि की जांच की। उसका रंग बदल गया। चाणक्य के कहने पर वैद्य को ही विष पीनी पड़ी। परिणाम स्वरूप वैद्य की भी जान चली गई।
लगता है मैं जो कुछ चंद्रगुप्त के विरुद्ध कर रहा हूं उसका परिणाम उसके लिए लाभकारी होता जा रहा है। लगता तो ऐसा ही है। मैंने चंद्रगुप्त के शमलागार में कुछ व्यक्तियों को छिपने का आदेश दिया था ताकि वे उनकी हत्या कर दे। उनका क्या हुआ? आपके सभी विश्वासी अनुचर चाणक्य के द्वारा पकड़ लिए गए और मौत के घाट उतार दिए गए। चंद्रगुप्त का भाग्य बड़ा बलवान है विराट को। दुष्ट चाणक्य बराबर सतर्क है चंद्रगुप्त की शारीरिक रक्षा के लिए। ऐसा धूर्त है चाणक्य। एक और उसने पर्वतेश्वर की हत्या करवाकर उसका कलंक मेरे माथे पर लगा दिया और दूसरी ओर विरोचक की हत्या कर आधे राज्य के अधिकारी को भी समाप्त कर दिया। लगता है उसके एक ही कुछ चाल से भांति भांति का फल निकलता जा रहा। आपके मित्र चंदन दास को प्राणदंड मिलने वाला, शीघ्र ही उन्हें बद्ध भूमि ले जाएगा। ये तुमने क्या कहा विराट? चंदन दास को प्राणदंड मेरे स्नेह के कारण? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यही गति तो शपथ दास की भी हो रही है। कुछ लोग बदभूमि में ले जा रहे थे। सिद्धार्थक नाम के एक व्यक्ति ने उसे जैसे तैसे छुड़वा कर मेरे पास ले आया। चाणक्य के क्रोध से बचने के लिए सिद्धार्थक ने मेरी सेवा में रहना स्वीकार किया। रात को तुमने महत्वपूर्ण सूचना दी है। जाओ अपना काम करो। जो आ गया बात। यदि ये सूचना सत्य है, चंद्रगुप्त और चाणक्य मतभेद हो गया। चंद्रगुप्त को मुट्ठी में करना आसान है। चाणक्य ही तो चंद्रगुप्त का मस्तिष्क है। ऐसी हालात में चाणक्य को ही पराजित करना आसान है। महाराज मैं क्या करूं? मैं सब कुछ खो कर भी आपका भक्त करूं। मेरी सेना तैयार करो। मेरा नाम सिद्धार्थक है। सिद्धार्थक। आचार्य चाणक्य ने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा जो ये मेरा नामकरण कर दिया है। अब तो मैं अपना असली नाम भी भूल चुका हूं। आचार्य चाणक्य की बुद्धि समझ में नहीं आती है। अरे है यहां कोई जो चाणक्य की बुद्धि को समझ सके? एक और शकटदास को प्राण दंड देने का आदेश दिया और दूसरी ओर मुझसे ही उपद्रव रचाकर उसे छुड़ाने के लिए कह दिया। भला ये तो मैंने कर दिया, लेकिन जब राक्षस ने शकटदास की प्राण रक्षा के लिए मुझे अपनी सेवा में रख लिया तो पुरस्कार स्वरूप ये आभूषण की पोटली मुझे दे दी और ये अंगूठी तो मेरे पास है ही। अब इन वस्तुओं को लेकर धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, मलय केतु और राक्षस के बीच धा तिन तिन ता ता धिन तिन ता। ये काम बड़े जोखिम का है। यदि सफल हुआ तो आचार्य चाणक्य प्रसन्न होंगे और यदि असफल हुआ तो बेटा सिद्धार्थ स्वर्ग की राह पधारोगे। दुर्लभ अति दुर्लभ गुप्तचर का काम ही ऐसा होता है। लगता है सामने से कोई राजा मलय केतु। यहां से हट जाना ही उचित होगा। विजया,
आज्ञा राजकुमार। अमात्य राक्षस का तो कुछ पता नहीं है। आप इस आसन पर विश्राम करें, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। छोड़ दो उन्हें, मुझे तुमसे कुछ विचार विमर्श करना है। राजकुमार, मैं तो आपकी अंगरक्षिका हूँ, राजनीति से अनभिज्ञ हूँ। इस कार्य के लिए तो अमात्य राक्षस ही उचित व्यक्ति होंगे। मैं जानता हूं कि तुम मेरी अंगरक्षिका हो, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम पर कितना विश्वास करता हूं। तुम्हारे विचार मान्य होते हैं। राजकुमार तो दासी को प्रतिष्ठा भी देने लगे। तुमने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है विजया। राजकुमार, क्या पूछना चाहते हैं? पूछें। मेरे पिता महाराज पर्वतेश्वर को मरे हुए कई माह हो गए हैं। मैंने अभी तक उनका जल तर्पण नहीं किया। मेरी प्रतिज्ञा है कि चंद्रगुप्त के लहू से ही तर्पण करूंगा। ये विरोचित प्रतिज्ञा है राजकुमार। अमात्य राक्षस ने सैन्य तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन न जाने क्यों विलंब क्यों हो रहा है। कदाचित वे पाटलिपुत्र से किसी संवाद की प्रतीक्षा कर रहे हो। कैसा संवाद? चाणक्य चंद्रगुप्त में मतभेद हो गया इसी का। तो इसका आक्रमण से क्या लेना देना? राजकुमार, अमात्य राक्षस की नंदवंश के प्रति असीम श्रद्धा है और चंद्रगुप्त उस वंश से संबंध रखता है। अगर चाणक्य मार्ग से हट जाता है तो राक्षस आसानी से चंद्रगुप्त के अमात्य हो सकते हैं। हो सकता है राक्षस इसी किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हो। लेकिन विजया, क्या अमात्य राक्षस मुझसे विश्वासघात करेंगे? राजकुमार, आपने उन्हें अमात्य पद दे दिया है, लेकिन आप सत्ता में नहीं हैं और ना ही आप नंदवंश के हैं। इसलिए उनका झुकाव चंद्रगुप्त के प्रति स्वाभाविक है। मैं अमात्य राक्षस के सारे गुणों से परिचित हूँ। वो सब कुछ करेंगे, लेकिन मुझसे विश्वासघात नहीं करेंगे। तो फिर आप ही बताइए राजकुमार, जब आक्रमण की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो विलंब क्यों हो रहा है? वही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अरे भाई, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैं तो आम आदमी हूँ, राक्षस के काम से पाटलिपुत्र जा रहा था। अबे दुष्ट, चल राजकुमार के सामने। क्षमा दे, क्षमा, मैं निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं। चुप रहो तुम। भाई, मैं तो बिल्कुल चुप ही हूँ। मेरी तो इतनी पिटाई हो गई है कि मेरे हाथ सीधे नहीं हो पा रहे। क्यों जी, क्या बात है? सम्राट, कोई बात नहीं है सम्राट, मैं गरीब आदमी हूँ। क्या बताऊँ, क्या ना बताऊँ? जो भी जानते हो सच सच बताओ। सच बता दो राजकुमार। हाँ बताओ। मैं कुछ नहीं जानता, अब मुझे जाने दे। ये व्यक्ति बड़ा चालाक है। महामूर्ख हूँ, तभी तो इतनी धुलाई हो चुकी है मेरी। विजया, अपनी कटार से इसके सीने में उतार दो। कटार नीचे करे माँ देवी, कटार नीचे करे। मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। हाँ बताओ। मैं राक्षस का सेवक हूँ, उन्हीं के काम से पाटलिपुत्र जा रहा था। ये तो अमात्य राक्षस की मुद्रा है। इनमें उनका नाम लिखा हुआ है। यह अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? उन्होंने दी, इसलिए मुझे मिली। मैं तो उनका सेवक हूँ ना। तुम पाटलिपुत्र क्यों जा रहे हो? ये नहीं बताऊंगा। कौन हो तुम? सिद्धार्थ। इस शब्द से ही अर्थ का बोध होता है। मैं फिर पूछता हूँ सिद्धार्थक, तुम पाटलिपुत्र क्यों जा रहे हो? किसी के पास नहीं। सैनिकों, इसे ले जाओ, इसका सर धड़ से अलग कर दो। महाराज, ये क्या कर रहे हैं महाराज? विजया, देखो तो उस पत्र में क्या है।
पत्र में क्या लिखा है? पत्र की भाषा रहस्यमयी है और इसमें राक्षस की मुद्रा भी अंकित है। आप स्वयं देखें। तुम्हारा अनुमान सही है। क्या तुम इन आभूषणों को पहचानती हो? ये आभूषण तो आपके स्वर्गीय पिताजी के शरीर पर कभी सुशोभित पाए गए। ठीक कहा तुमने। इसीलिए ये रहस्यमय रूप से पाटलिपुत्र भेजे जा रहे हैं। सिद्धार्थक, अगर अपने प्राण बचाना चाहते हो तो ठीक ठीक बताओ, तुम पाटलिपुत्र किसे मिलने जा रहे हो? बताता हूँ ये कटार नीचे करिए मैं बताता हूँ। राजकुमार, मैं राक्षस का सेवक हूँ और उन्हीं के काम से पाटलिपुत्र जा रहा था, सम्राट चंद्रगुप्त के पास। समझ में आ गया है। इसीलिए सैन्य तैयारी होने के बाद भी आक्रमण करने में विलंब हो रहा है। राजकुमार का अनुमान सही है। एक और बात बता दूं? हाँ बताओ। महाराज पर्वतेश्वर की हत्या राक्षस ने कराई है। क्या बकते हो? मैं जानता हूं कि मेरे पिता की हत्या चाणक्य ने करवाई है। ना 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 ना, चाणक्य तो कुछ जानता भी नहीं श्रीमान। ये बातें तुम्हें अमात्य राक्षस के सामने कहनी पड़ेंगी। हम आज राक्षस मेरा वध कर देंगे, क्षमा करें। सैनिक, इसे ले जाओ। भागने की चेष्टा करे तो इसका सर धड़ से अलग कर देना। हे भगवान, ये सदर ना दे। अगर सर धड़ से अलग हो गया तो क्या होगा? जिया, अब मैं क्या करूं? मैंने अमात्य राक्षस पे इतना विश्वास किया, लेकिन वो तो पूरा राक्षस निकला। राज सत्ता के लोग जो मेरे राजगढ़ में मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं, वो सब मेरा सर्वनाश चाहते हैं। घर से अमात्य राक्षस आ रहे हैं, आप स्वयं उनसे बात कर ले। राजकुमार मलय केतु, क्या तुम्हें आए काफी समय हो गया है? नहीं अमात्य, अभी अभी आया हूं। मुझे बुलावा क्यों ना दिया? आपके विश्राम में बाधा नहीं पहुंचाना था, लेकिन तुम कुछ पूछना चाहते हो ना? जब आक्रमण की सारी तैयारियां हो चुकी थी तो प्रस्थान करने में विलंब क्यों हो रहा था? शुभ क्षण की प्रतीक्षा है राजकुमार। और वो शुभ क्षण कब आएगा? शीघ्र ही। तो आपको क्या लगता है, विजय किसकी होगी? ये प्रश्न तो विचित्र है। विचित्र कैसे? जब हम आक्रमण कर ही रहे हैं तो ये क्यों सोचे कि विजय उस चंद्रगुप्त की होगी? तो आपको क्या लगता है कि चंद्रगुप्त असावधान है? दुष्ट चाणक्य उससे अलग हो गया है, इसलिए चंद्रगुप्त की पराजय निश्चित है। तो क्या चाणक्य पाटलिपुत्र छोड़कर चला गया? नहीं, वो पाटलिपुत्र में ही। अमात्य, तो तुम्हें क्या लगता है कि चाणक्य सब कुछ चुपचाप देखता रहेगा कि मैं चंद्रगुप्त को पराजित करके उसको अपना बंदी बना दूं और इतने परिश्रम से प्राप्त मगध का सम्राट वो अपने शत्रु के अधीन कर दे? बात तो तुमने पते की है राज। क्या तुम इस मुद्रा को पहचानते हो? ये तो मेरी मुद्रा है, तुम्हें कहां से मिली? अमात्य, क्या आप उस पत्र को पहचानते हो? ये पत्र मेरा लिखा हुआ है। लेकिन इसमें तुम्हारी मुद्रा अंकित है। राजकुमार, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसे प्रश्न पूछने का अर्थ क्या है? अमात्य राक्षस, आज तक मुझे चलते रहे। दिखावे के लिए तुम मेरे साथ थे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम चंद्रगुप्त की विजय चाहते थे। राजकुमार, कैसे ही अपमानजनक शब्दों को सुनाने के लिए तुमने मुझे अपना अमात्य बनाया था? यही प्रश्न मेरा भी है। मैंने तुम्हें अपने पिता का मित्र समझा था, महानंद के प्रति आपकी भक्ति देखी थी, चाणक्य और चंद्रगुप्त के प्रति आपके मन में रोष देखा था। इन्हीं सब कारणों से मैंने अपना भविष्य आपके चरणों में रख दिया था। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मैं भ्रम में था। मैं एक ऐसे अंधकार में था, मैं डूबा हुआ था ऐसे अंधकार में
मैं आपको पहचान न सका। राजकुमार, तुम्हारे शब्द मेरे गर्व को भेद रहे हैं। मुझे इस बात का तनिक भी लोभ नहीं है कि तुमने मुझे अपना अमात्य बनाया था। इस जीवन में महाराज नंद से मैं बहुत कुछ पा चुका हूं। कोई इच्छा शेष नहीं है। मैं प्रारंभ से ही कह चुका हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। चंद्रगुप्त से मेरा कोई संबंध नहीं है। अमात्य राक्षस, और आज मुझे यह भी पता चला है कि मेरे पिता की हत्या किसने कराई है। किसने कराई है? आपने। मैंने। अमात्य राक्षस, अगर आज मेरे मुख में सहस्त्र मुख होते तो मैं आकाश में प्रकंपित होने वाले ऊंचे स्वर में चिल्ला चिल्ला के कहता, मेरे पिता महाराज पर्वतेश्वर की हत्या आपने कराई है, आपने। हे भगवान, मुझ जैसे निष्पाप पर एक कैसा कलंक। और साथ में मैं ये भी जानता हूं कि मेरी प्रजा के सारे लोग मेरे प्राण लेना चाहते हैं। राजकुमार, तुमने सब कुछ कह दिया, कुछ शेष तो ना रहा। अभी शेष है क्या? प्रमाण। ठीक है, प्रस्तुत करो प्रमाण। विजया, परिणाम स्वरूप आज्ञा लो। उस प्रस्तुत करो व्यक्ति को। सैनिक, अमात्य, 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 क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? ये तो सिद्धार्थ है। अमात्य महोदय, मुझे क्षमा करे, मैं निर्दोष हूँ। मेरी तो इतनी पिटाई हो गई है कि मुझे सब कुछ सच सच कहना पड़ा, नहीं तो ये मेरा दिन कर देते हैं। सिद्धार्थ, मैंने तो तुम्हें आभूषण और ये पत्र पुरस्कार स्वरूप दिए थे ना? हाँ, दिए थे। पर तुमने तो कहा था ये तुमने अमात्य के आज्ञा से पाटलिपुत्र भेज रहे हो। लेकिन आपके बात को अस्वीकार कैसे कर सकता? सिद्धार्थ, मैंने ना ही तुम्हें चंद्रगुप्त से मिलने के लिए कहा था, ना ही पाटलिपुत्र जाने के लिए। मैं भी तो यही कह रहा था। मेरा मतलब। दोस्त, तेरे झूठ बोलने से कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मैं झूठ नहीं बोलता। तो क्या तू सच बोल रहा है? अरे इतनी पिटाई हो गई है तो अब तो सच ही बोल रहा हूँ। अमात्य राक्षस, स्थिति स्पष्ट है। अब उत्तर प्रत्युत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। आप कहीं जाएं, कुछ करें, कुछ ना कहूंगा। आप स्वतंत्र हैं। अगर मेरी भुजाओं में शक्ति होगी तो मैं अकेला ही अपने सेना का संचालन करके पाटलिपुत्र पर आक्रमण करूंगा और आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। कल प्रभात में मैं प्रस्थान करूंगा। चलो सिद्धार्थ, चलो विजया। लगता है दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहता। जिस मलय केतु की मैंने मन प्राण से सेवा की, उसने मुझी पर विश्वासघात का कलंक लगाया। दुष्ट चाणक्य, मैं तुम्हें पहचान ना सका। बक कर तुमने गुप्तचर लगाकर मेरी सारी योजना विफल किया। यह सिद्धार्थ अवश्य ही तुम्हारा गुप्तचर होगा, जिसने चंदन दास को बधीकों से छुड़वाकर मेरा विश्वास प्राप्त किया और समय पाते ही मलय केतु और मेरे बीच बीज का फूट बो दिया। ये सत्य है कि मैं महाराज नंद के वध के बाद अकेला पड़ गया था। आज भी अकेला हूं, लेकिन मलय केतु ने जिस दम